आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RSK क्लासेस में। हमने बात की थी उन वीडियो में जिसमें हमने नदियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो प्रमुख नदियां थी, नर्मदा और ताप्ती। आज एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भारत में पर्यावरणीय सुधार आंदोलनों की बात करता है। पर्यावरणीय सुधार आंदोलन क्या थे? अगर हम इन आंदोलनों की बात करें तो इन आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था चिपको आंदोलन। दूसरा आंदोलन था शांति घाटी परियोजना आंदोलन। तीसरा आंदोलन था नवगन्या विकास आंदोलन। चौथा आंदोलन था आपका जो नर्मदा आंदोलन। ये आंदोलन जो थे विशेष प्रकार के आंदोलन थे और अपने अपने क्षेत्रों में जो है जैव विविधता, अवैध वन कटाई, इनका विरोध कर रहे थे। तो कोई जल संरक्षण की बात कर रहा था, तो हम राजस्थान की भी बात करेंगे। लेकिन आइए हम बात करते हैं पर्यावरण सुधार आंदोलन में पहला जो आंदोलन है वह है चिपको आंदोलन। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। अगर हम इस आंदोलन को, क्योंकि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की वजह से पूरे देश में जो जैव विविधता को लेकर, वनों को लेकर, खनन को लेकर, जल को लेकर, इसके अलावा परियोजनाओं को लेकर जिस प्रकार से आंदोलन चलाए गए वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगर हम चिपको आंदोलन के प्रभाव की बात करें तो इससे आगे चलकर कई आंदोलनों ने जन्म लिया और अपने अपने क्षेत्रों में जन्म लिया। चाहे तो वो केरल की पश्चिमी घाट का एरिया हो, चाहे वो राजस्थान में जल की समस्या का एरिया हो, चाहे वो उत्तराखंड का जो गढ़वाल हिमालय वाला क्षेत्र है, चाहे उसका क्षेत्र हो। इन आंदोलनों ने हमारे देश की न केवल डेवलपमेंट यानी परियोजना जो प्रोजेक्ट हैं उनको ठीक किया और जैव विविधता को बढ़ाने का काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको विभिन्न किताबों में मिलेगा, विभिन्न फैक्ट मिल जाएंगे इसके, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको किसी अध्यापक के द्वारा ही मेंशन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं पर्यावरण सुधार आंदोलन में पहला आंदोलन है चिपको आंदोलन। जो चिपको आंदोलन है यह है 1973 में स्टार्ट। 73 में वह चल और क्षेत्र था गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में चमोली जिला। यहाँ चल क्या रहा था? यहाँ अवैध रूप से वनों की कटाई की जा रही थी। जहां स्थानीय लोग यहाँ इसका क्या कर रहे थे, जो वृक्षों की कटाई हो रही थी उनका क्या कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। अब इस विरोध को कोई सुन नहीं रहा था, सरकार काम ही नहीं कर रही थी। लगभग वहां जो सरकार हुआ करती थी, क्योंकि पहले उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, जो उत्तराखंड का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आया करता था, अवैध रूप से वन कटाई हुआ करती थी। ठेकेदार वहां पर कोई किसी प्रकार की अनुमति नहीं थी, वहां अवैध रूप से वन काटे जा रहे थे। और वन भी इतने कीमती, जैसे देवदार, साल, चीड़, इतने वन जो थे वो इतने कीमती वनों को काट रहे थे। वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया और चिपको आंदोलन ने जन्म लिया। अब ये सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आखिर इसका नाम चिपको ही क्यों पड़ा? तो चिपको आंदोलन नाम जो पड़ा, वो नाम क्योंकि जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों से चिपक कर उन्होंने विरोध किया कुछ इस तरीके से। जो पेड़ों से चिपके तो उन्होंने इस आंदोलन का चिपक कर विरोध किया और वृक्षों को बचाया। इस आंदोलन को गढ़वाल हिमालय क्षेत्र के चमोली जो जिला है वहां पर यह हुआ और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था उस दौर का। इससे सरकार तक कुछ संदेश पहुंचा कि अवैध रूप से वनों की कटाई नहीं की जानी चाहिए। यह आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ और गढ़वाल हिमालय के चमोली क्षेत्र में जो है स्टार्ट हुआ और चिपको आंदोलन इसका नाम पड़ा। अच्छा, इससे जो जुड़े व्यक्ति थे, इसके जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उस समय की, तो इसमें गौरा देवी एक महिला थी, बहुत प्रमुख रूप से इन्होंने पेड़ों से चिपक कर और जो है इसका विरोध किया और जो है इस आंदोलन को आगे तक ले गई। फिर उसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट और फिर सुंदरलाल बहुगुणा जो वहां के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस आंदोलन को जो है नेतृत्व किया और इस आंदोलन को सफल बनाने में भागीदारी की। अच्छा, इसका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था कि वहां जो था, तो वहां के जो बहुमूल्य जो वन थे उनकी कटाई
को अवैध रूप से किया जा रहा था। वहां के जो बहुमूल्य वन थे उनकी अवैध रूप से कटाई की जा रही थी। आखिर इसका उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इन लोगों का जो उद्देश्य था, गौरा देवी, चंद्र प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, तो जो इनका उद्देश्य था कि भाई वृक्षों की कटाई पर तत्काल तो रोक लगाई जाए। दूसरा, यहाँ की जो जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, यहाँ की जो जैव विविधता को नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो सबसे अच्छा जो तरीका उन्होंने लोगों ने अपनाया तो वो पेड़ों से चिपक कर यहाँ के जैव विविधता को भी रोका उन्होंने, और यहाँ पर वृक्षों की कटाई भी जो है को रोक दिया। तो इसका मूल उद्देश्य था वृक्षों की कटाई पर रोक तथा जैव विविधता को हो रहे नुकसान से बचा लेना। तो जो जैव विविधता को बहुत भारी नुकसान हो रहा था। अच्छा, इसका आंदोलन का प्रभाव क्या रहा? तो भाई इस आंदोलन के हम प्रभाव की बात करें तो आप देख रहे हैं कि भाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध वनों की जो है कटाई पर रोक लगाई गई। अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाई गई। जैसे मैं उदाहरण आपको दी, शांति घाटी परियोजना। शांति घाटी परियोजना क्या थी कि वहां पर सरकार कुछ प्रोजेक्ट लगाना चाह रही थी, जल विद्युत परियोजना लगाना चाह रही थी। तो इस आंदोलन को देखकर ही उस जो है शांति घाटी परियोजना ने जन्म लिया। शांति घाटी परियोजना आंदोलन कहा गया क्योंकि वहां पर सरकार जल विद्युत प्रोजेक्ट लगाना चाहती थी। और क्यों लगाना चाहती थी कि वहां की जो नदियां हैं वो वर्षा पर आधारित होती है, और जब वर्षा पर आधारित होती है तो बांध बनाकर वहां पर जल को रोक लिया जाता है, और जल को रोक कर वहां पर जो है विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो जब वहां पर विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन चलाए गए, जैसे राजस्थान में हम जल की बात करेंगे, है ना, तो अवैध वनों की कटाई पर रोक लगी। सरकार ने क्या किया? सरकार ने 1986 में भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम लेकर आई सरकार, और कहा कि जो अवैध रूप से जो वनों को संरक्षित कर दिया गया, अवैध रूप से जो वनों की कटाई नहीं होगी, और वनों को भी बांट दिया गया। अब वनों को भी बांट दिया गया, कोर क्षेत्र बांट दिया गया, संक्रमण क्षेत्र बांट दिया, बफर क्षेत्र में बांट दिया गया, प्रसंक्रमण क्षेत्र में बांट दिया गया। इस प्रकार से सरकार जो है 1986 में वन संरक्षण अधिनियम लेकर आई और बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और इसने न केवल देश में कटाई पर रोक लगाई बल्कि जैव विविधता को भी बढ़ावा दिया। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक नोट मैंने लिखा है यहाँ पर कि भाई जब लोगों ने वृक्ष से चिपककर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई इसको नाम ही क्यों दिया गया, तो नाम इसलिए दिया गया कि चिपको आंदोलन, क्योंकि लोग वृक्ष से चिपक गए थे और जो है तो इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चिपको आंदोलन ने किस प्रकार से हमारे देश में विभिन्न आंदोलनों को जन्म दिया, और विभिन्न आंदोलनों को जन्म दिया जिनकी हम चर्चा एक एक करके करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जो है इसको देख सकते हैं, आराम से नोट भी कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं दूसरी पर्यावरणीय सुधार आंदोलन, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और शांति घाटी परियोजना। सरकार केरल में शांति घाटी के क्षेत्र में यहाँ पर एक जल विद्युत प्रोजेक्ट का निर्माण करना चाहती थी कि वहां के क्षेत्रों को जल से विद्युत का निर्माण करके और वहां के क्षेत्रों को का विकास किया जा सके, वहां पर जो है विद्युत को पहुंचाया जा सके। तो इस परियोजना को सरकार लेकर आई। तो 1978 में इसका विरोध होना प्रारंभ हो गया, और इस शांति घाटी परियोजना का विरोध होना प्रारंभ हो गया। तो इसका जो विरोध कर रही थी वो कर रही थी सुगाथा कुमारी। यहाँ की जो लोकल महिला थी वो सुगाथा कुमारी थी और इसका विरोध कर रही थी। इस शांति घाटी वास्तव में जो इसका स्थान था तो वो केरल का पलक्कड़ जिला। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो शांति घाटी है ये यूनेस्को की धरोहर है और केरल के पलक्कड़ जिले में मिलती है। हम इसे साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे देखे जा सकते हैं। और ये दुनिया के 8 जैव विविधता क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है शांति घाटी का, जो जैव विविधता क्षेत्र है।
आइए बात करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या था। तो शांति घाटी परियोजना, जो शांति घाटी क्षेत्र के जो क्षेत्र को नुकसान हो रहा था, उसकी जैव विविधता को नुकसान हो रहा था वहां से, क्योंकि वहां से जंगलों को काटा जा रहा था, क्योंकि किसी भी परियोजना को लाने के लिए वहां के क्षेत्र के गांव को जो है स्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है वहां के गांव को, वहां से वनों की कटाई की जाती है, भारी मात्रा में पॉल्यूशन फैलाया जाता है, मेटेरियल पॉल्यूशन फैलाया जाता है। इसलिए वहां के लोगों ने इसका जो है विरोध किया कि शांति घाटी परियोजना का पूर्ण रूप से विरोध कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है नुकसान हो रहा था। किसको नुकसान हो रहा था? जैव विविधता को नुकसान हो रहा था। तो इसका उद्देश्य क्या था? शांति घाटी परियोजना का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि शांति घाटी क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण करना और यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है मानव गतिविधि को रोक देना, किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि को रोक देना अर्थात परियोजना का विरोध कर देना। और सरकार ने क्या किया? अंत में आखिरकार सरकार ने क्या किया? तो सरकार ने 1984 में इस परियोजना को निरस्त कर दिया। कहा कि शांति घाटी का जो क्षेत्र है वो जैव विविधता से भरा हुआ है, इसलिए सरकार ने वहां के लोगों की मांग को माना और इस क्षेत्र में इस परियोजना के प्रभाव को देखा और आखिरकार 1984 में इस परियोजना को जो है निरस्त कर दिया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जहां चिपको आंदोलन ने एक देश में माहौल बनाया, उसी प्रकार से शांति घाटी परियोजना ने भी जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी शांति घाटी परियोजना जो किसी जैव विविधता क्षेत्र में हो रही है, तो इनका लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? जैसे आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुनी होगी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक मेट्रो शेड बनाया जा रहा है और एक जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, वहां पर मेट्रो शेड बनाया जा रहा है। उसको लेकर अभी सरकार और वहां के स्थानीय लोगों में जो है अभी जो है आंदोलन हो रहा है। वहां के लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के मेट्रो शेड के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आप न्यूज में देख लीजिए आप लोग कि महाराष्ट्र में जो मेट्रो शेड को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो क्यों चल रहा है? तो वो जैव विविधता को लेकर आंदोलन चल रहा है कि वहां के क्षेत्र विशेष को प्रभावित किया जा रहा है परियोजनाओं के नामों पर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए हम बात कर रहे थे पर्यावरण सुधार आंदोलन में अगला आंदोलन है नर्मदा आंदोलन। इसका जो अन्य नाम है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कहा गया है इसको। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विरोध परियोजनाओं का हो रहा है और परियोजनाओं के कारण विकास के नाम पर इन क्षेत्रों का दोहन किया जा रहा है। तो नर्मदा आंदोलन की शुरुआत होती है 1985 में और मध्य भारत के क्षेत्र में होता है। यह जो आंदोलन है वह मध्य भारत के क्षेत्र में विशेष रूप से मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक, मध्य प्रदेश से लेकर और गुजरात तक, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, और इन 3 राज्यों के लोगों ने प्रमुख रूप से इस नर्मदा आंदोलन में भाग लिया। और जो नर्मदा सागर परियोजना है ना, नर्मदा सागर परियोजना, तो इसका विरोध किया, नर्मदा सागर परियोजना का विरोध किया, जिसमें सरदार सरोवर बांध भी शामिल था। इस नर्मदा आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मेधा पाटेकर, जो महिला है, सामाजिक कार्यकर्ता है और गुजरात की सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने सरदार सरोवर बांध का जो है विरोध किया। क्यों किया? इसलिए किया कि वहां के लोगों को विस्थापित किया जा रहा था, जो आसपास के गांव थे वहां पर बांध के नाम पर विस्थापित किया जा रहा था। तब इन्होंने वहां के लोगों के साथ मिलकर पानी में खड़े रहकर और इस आंदोलन का नेतृत्व किया, नर्मदा आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरे थे महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता जो बाबा आमटे, बहुत महत्वपूर्ण नाम है और बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक सामाजिक कार्य करता है या नहीं, तो ये महाराष्ट्र से इस आंदोलन को विरोध कर रहे थे। महाराष्ट्र के लोगों की तरफ से इस आंदोलन में शामिल हुए थे बाबा आमटे। तीसरी जो महिला थी वो थी अरुंधति रॉय।
अरुंधति रॉय एक प्रसिद्ध लेखिका थी। उनको लगा कि विकास के नाम पर वास्तव में इन जो है परियोजनाओं को लाया जा रहा है और हमारे जो है जल प्रवाह क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मां नर्मदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया और इनके साथ में इस आंदोलन का विरोध किया इन बाबा मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय, आनंद पटवर्धन। तो ये जो लोग थे इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्व करता है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अरुंधति रॉय एक लेखिका है और इन्होंने स्मॉल ऑफ थिंग्स जो है एक पुस्तक लिखी है, इसको मैंने मेंशन किया है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बहुत ही फेमस जो बुक है वो आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अगले जो नेतृत्व करता है वो आनंद पटवर्धन है। ये मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व कर रहे थे और मध्य प्रदेश में जो नर्मदा सागर परियोजना सरकार लेकर आई थी उसका पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा था और इन्होंने न केवल मध्य प्रदेश के लोगों को सही तरीका बताया किस तरीके से परियोजना आनी चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना बाद में आई, लेकिन सरकार ने जैव विविधता को नुकसान न पहुंचाने के कारण, वहां के क्षेत्र को नुकसान ना हो, पूरा मुआवजा मिले, पूरा मुआवजा राशि की व्यवस्था की गई। इसलिए मध्य प्रदेश में बाद में नर्मदा सागर परियोजना को स्थापित कर दिया गया। नर्मदा आंदोलन का जो सबसे बड़ा जुड़ाव था वो सरदार सरोवर से। इसका जो मुख्य कारण था कि बड़े बांधों का विकास, जिसमें प्रमुख रूप से सरदार सरोवर बांध के बारे में बात, जिसका नेतृत्व कर रही थी, जहां इस सरदार सरोवर जो बांध के लिए मेधा पाटेकर जो थी वो प्रमुख रूप से नेतृत्व कर रही थी इस आंदोलन का और सरदार सरोवर बांध का विरोध कर दिया। तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये नर्मदा आंदोलन वर्ष 1985 में स्टार्ट हुआ। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय और आनंद पटवर्धन प्रमुख रूप से इसके नेतृत्व करता थे और इस नर्मदा आंदोलन का जो सबसे बड़ा कारण था वो था सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध को लेकर जो आंदोलन किया गया वो नर्मदा आंदोलन था, क्योंकि हम जानते हैं कि नर्मदा का जो प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहता है। आप अपने जो है पिछली वीडियो से लिंक करके जरूर देखिएगा नर्मदा नदी के बारे में। हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, नर्मदा नदी के बारे में पूरी डिटेल बताई है, तो आप उस वीडियो को दोबारा वापस जाकर देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तरुण भारत संघ ये एक आंदोलन था, 1985 में राजस्थान में स्टार्ट किया गया और संपूर्ण राजस्थान इसका क्षेत्र था। यह जो क्षेत्र राजस्थान में, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में वर्षा अत्यंत कम होती है और विशेष रूप से जो अरावली पर्वत के पश्चिम का एरिया है जहां पर वर्षा जो है बहुत कम होती है और इस एरिया में जो है वर्षा बहुत कम होती है। तो जो यहाँ के लोकल पर्सन थे उनका नाम था राजेंद्र सिंह, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि भाई राजस्थान में तो जल की समस्याएं बहुत विकराल होती जा रही हैं। ऐसे में लोगों को इन्होंने जागरूक किया कि भाई आप जो है अपने परंपरागत स्रोतों का पुनरुद्धार करें, जैसे कुएं हैं, बावड़ियां हैं, इनका इन लोगों ने विशेष रूप से आग्रह किया कि आप इनका इस्तेमाल करें और वर्षा के जल को भी आप जो है संरक्षित करने की कोशिश करें। तो इन्होंने जल के महत्व को बताया, लोगों को बताया कि किस प्रकार से जो है जल एकत्रित किया जाएगा, कि वर्षा के जल को कैसे रेन वाटर जो है सिस्टम से जो है हार्वेस्टिंग सिस्टम से इसको जो है स्टोरेज किया जा सकता है, किस प्रकार से हम जो है नदी जो जल को पुनः उपयोग में ला सकते हैं, नालियों में जो बहता पानी है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा आंदोलन था। क्यों? इसलिए क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका वो बहुत ज्यादा सूखाग्रस्त रहता है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, भोज, जोधपुर इस प्रकार के जो इलाके हैं तो वो बहुत ज्यादा सूखाग्रस्त में है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो क्योंकि इन्होंने भारत में जल समस्याओं को लेकर पहली बार चर्चा की कि भाई देश में पहली बार जल को लेकर कोई व्यक्ति आया है कि जल समस्याएं किस प्रकार से जल को संचित किया जा सकता है, किस प्रकार से जल का संरक्षण किया जा सकता है, किस प्रकार से उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है।
तो इस प्रकार से क्योंकि जल के बारे में पहले बात कर रहे हैं तो इनको भारत का जल पुरुष कहा, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा गया, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा गया। आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तरुण भारत, अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के जनरेट कर सकता है एग्जामिनर कि तरुण भारत संघ का संबंध है जल से। तरुण भारत संघ का जो संबंध है वह जल पुरुष राजेंद्र सिंह से। बताइए तरुण भारत संघ की स्थापना कब हुई? बिल्कुल पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए तरुण भारत संघ की स्थापना किस राज्य में हुई? कोई दिक्कत नहीं है इसमें पूछने में। अच्छा, आपसे फिर पूछ सकता है कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर चलाए गए जल आंदोलन को क्या कहा गया है? तरुण भारत संघ। तो हम इसको जल आंदोलन भी कह सकते हैं। तो राजस्थान में जल की विशेष कमी है, जो पूर्व में कमी थी वो आज भी है, लेकिन आज जो है देखा जाए तो इंदिरा गांधी नहर है वो इस क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए वरदान साबित हो रही है। किसी दिन हम इंदिरा सागर नहर की विशेष रूप से अलग से चर्चा करेंगे, तो आप लोग इंदिरा सागर नहर को पढ़िएगा, देखिएगा और इस प्रकार के आंदोलनों पर नजर बनाकर रखेंगे आप लोग। जब भी कभी न्यूज में कोई भी पर्यावरणीय खबर बनती है तो आप लोग उस पर न्यूज पर नजर बनाकर रखें। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए। आप लोग ही हमारे चैनल को आगे तक ले जा सकते हैं, जिससे हमें और एनर्जी मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो जो है हम डालते रहेंगे। और आप लोग अपने कमेंट में भी लिखकर भेजें कि हमें जो है क्या सुधार की आवश्यकता है। आप अपने कमेंट लिखकर भेज सकते हैं, हम उनका तुरंत जवाब देंगे। धन्यवाद।